Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I'm your social studies lecturer Midhat Abbas. Students, how are you all doing? हम start कर रहे हैं आज एक नया chapter which is chapter 15, The Struggle for Freedom. Let's start and see कि इस chapter में क्या है. Struggle for Independence कब start हुई? ये जदोजहद start हुई with War of Independence 1857. 1857 की वो जंग जिसमें हिंदुओं ने, मुसलमानों ने और बाकी माइनॉरिटीज़ ने मिल के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी. स्पेशली तब जब जो मुसलमान और हिंदू सोल्जर्स थे, जो आर्मी थी, उनको ऐसे कार्ट्रिजेस, ऐसी बुलेट्स दी गई जिनको पिग और काउ फैट में जो है वो रोल करके दिया गया. उस ज़माने की राइफल्स में वो बुलेट्स दांत से तोड़ के या चबा के डाली जाती थी. इस वजह से दिस बिकेम द मोस्ट हाईलाइटिंग पॉइंट ऑफ द रीजंस ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. Anyways, this war took place, लेकिन इसके जो इफेक्ट्स हैं, इसके जो रिजल्ट्स हैं, जो नताइज हैं, वो बहुत डिजास्टर्स निकले. वो इसलिए डिजास्टर्स निकले बिकॉज ब्रिटिशर्स वॉन बिकॉज दे हैड द अपर हैंड. उनकी आर्मी बेटर थी, उनके पास पैसे थे, उनके पास प्लानिंग थी. हाउएवर, क्योंकि मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों उसका हिस्सा थे, लेकिन हुआ कुछ यूं कि सारा सिनेरियो, सारी सिचुएशन जो है वो मुसलमानों की तरफ मोड़ दी गई. एंड मुसलमानों को जो ब्रिटिशर्स हैं उनका सारा गुस्सा, उनका सारा रिएक्शन बर्दाश्त करना पड़ा. सो मुस्लिम्स वर इन डिस्पेयर. उनकी कोई अच्छी हालत नहीं थी, गम और दुख में थे वो. हंड्रेड्स वर एग्जीक्यूटेड. जो 100 में जो लोग थे वो मारे गए. 10,000 डिसमिस्ड. हजारों की तादाद में लोगों को जॉब से निकाल दिया गया, ऑफिशियल पोस्ट से निकाल दिया गया. इन रिस्पॉन्स जब ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स के साथ ये किया, क्योंकि उनकी नज़र में मुसलमानों को ही सारा जिम्मेदार ठहराया गया, हिंदुओं ने भी जो जिम्मेदार है वो ठहरा दिया मुसलमानों को. तो मुस्लिम्स रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद ब्रिटिश. मुसलमानों ने ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करने से साफ इनकार कर दिया. अब उन्होंने तो इस रिएक्शन में किया क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे लोगों को मारा, उनको जॉब से निकाल दिया. लेकिन इस रिएक्शन में वो ये चीज़ भूल गए कि ट्रेड एंड एजुकेशन दो ऐसी फील्ड्स थी जिनमें जो बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत सारी रिफॉर्म्स ब्रिटिशर्स ने की वो बहुत अच्छी थी. लेकिन क्योंकि मुसलमानों ने इनकार कर दिया था कि वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, इसलिए इन दो फील्ड्स में भी मुसलमानों ने कोऑपरेट नहीं किया और जिसका नुकसान उनको लेटर स्टेजेस में उठाना पड़ा. हाउएवर, इस सब सिनेरियो में जो ब्रिटिश पावर थी या जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग पावर जो थी वो बिल्डअप कर ली. देन केम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में पास किया गया एंड इट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ लंदन. लंदन की पार्लियामेंट ने इसको पास किया. अब इस एक्ट को पास क्यों किया गया और इस एक्ट में कहा क्या गया? पास तो इसको इसलिए किया गया ताकि ब्रिटिशर्स की जो एब्सोल्यूट पावर उस वक्त बरे सगीर पे आ रही थी उसको डिक्लेयर कर दिया जाए. सारी जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है सब कॉन्टिनेंट की बरे सगीर की, उसको ये बता दिया जाए कि नाउ ब्रिटिशर्स आर द न्यू रूलर्स. इस वजह से दे पास दिस एक्ट और इस एक्ट के अकॉर्डिंगली parts of subcontinent which were controlled by East India Company were to be ruled by British government with viceroy living in India. इस एक्ट में ये कहा गया कि जो पार्ट्स बरसगीर के ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल कर रही है वो अब डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल आ जाएंगे और कंट्रोल में आने के बाद जो वाइसरॉय है, जो हेड है इस गवर्नमेंट का, वो इंडिया में ही रहेगा. अब इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है. 1600 में, 1600 में जब पहली दफा यूरोपियंस और ब्रिटिशर्स ने इंडिया आना शुरू किया तो उन्होंने ये देखा कि इंडिया, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था एट दैट टाइम, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट उस बरे सगीर में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो ट्रेड के लिए, तिजारत के लिए बहुत फायदेमंद थी ब्रिटिशर्स के लिए. सो वो ये करते थे कि जो यहाँ के रॉ मटेरियल्स हैं, जो यहाँ के ऐसे माल हैं जो वो वहाँ ले जाके अगर ले जाएं बाय ट्रेड, वहाँ पे वो उसके प्रोडक्ट्स बना के बेचेंगे तो उनको पैसा मिलेगा, उनको फायदा होगा. सो इसलिए उन्होंने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप की फॉर ट्रेड पर्पसेस इन द सब कॉन्टिनेंट. और आहिस्ता आहिस्ता यही ट्रेड की जो कंपनी थी, इसने फैलाव बढ़ा के इस लेवल तक पहुंचाया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना रूल डिक्लेयर कर दिया ओवर द सब कॉन्टिनेंट. उसके बाद वाइसरॉय इंडिया में रहेगा, उसके साथ साथ एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी. ये वो काउंसिल होगी जो वाइसरॉय को हेल्प करेगी इन मेकिंग डिसीजंस. अपने जो फैसले हैं वो लेने में ये काउंसिल उसको हेल्प करेगी. इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के सारे मेंबर्स ब्रिटिश मेंबर्स थे, कोई इंडियन इसका मेंबर नहीं था.
फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने यूनिवर्सिटीज कायम की इन बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, क्योंकि एजुकेशन की तरफ ये बहुत इंपॉर्टेंस जो थी वो देते थे। तो 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज जो थी वो बनाई गई, लेकिन अगेन क्योंकि मुसलमानों ने इनके अगेंस्ट बायकॉट किया हुआ था एंड दे रिफ्यूज टू कोऑपरेट, तो मुसलमानों ने इन यूनिवर्सिटीज में बिल्कुल एडमिशन नहीं लिया। इसका नेगेटिव इफेक्ट, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा कि इनके मनफी असरात आए, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये आया कि तिजारत में और एजुकेशन, तालीम में, दोनों फील्ड्स में मुसलमान जो थे वो बहुत पीछे रह गए। गवर्नमेंट जॉब से उनको पहले निकाल दिया गया, ट्रेड में उनको हिस्सा नहीं दिया गया। देन केम एजुकेशन, जब यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स और कॉलेजेस खोले ही गए क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खोले, उसमें उन्होंने खोले इसलिए ताकि पुअरर जो चिल्ड्रन है दे कैन गेट द एजुकेशन, लेकिन मुसलमानों ने उससे भी इनकार कर दिया। सो ये इम्पैक्ट उनको ओवरऑल उठाना पड़ा और ये नुकसान भी उनको उठाना पड़ा। मूविंग ऑन, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ। अब इस एक्ट ने क्या किया, दिस अलाउड इंडियंस टू सिट फॉर वाइसरॉयज काउंसिल एंड ऑन प्रोविंशियल काउंसिल। इस एक्ट के थ्रू इंडियंस को, जो उस वक्त इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रहने वाले लोग थे, उनको ये हक दे दिया गया कि वो वाइसरॉय की काउंसिल का हिस्सा बन सकते हैं, और प्रोविंशियल काउंसिल, वो उस काउंसिल का भी जो प्रोविंशियल मैटर्स जो हैं उनसे रिलेटेड फैसले करती है या डिसीजंस लेती हैं। अब हुआ कुछ यूं, क्योंकि इंडियंस को उन्होंने इजाजत तो दे दी कि वो वाइसरॉय की काउंसिल का हिस्सा बनेंगे, बट दे वर चोजन बाय ब्रिटिश अथॉरिटीज। उन्होंने अपना जो ग्रिप है, अपनी जो पावर है, अपनी जो हुकूमत है वो नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा जी कि इन इंडियंस को भी ब्रिटिश अथॉरिटीज, जो ब्रिटिश हाई ऑफिशियल्स है, वही चूज करेंगे। जब उन्होंने चूज किया तो उनमें बेसिकली कौन लोग थे, प्रिंसेस, अमीर जो शहजादे थे, नोबल्स जो अमीर लोग थे, एंड सीनियर पीपल। सो उन्होंने सिर्फ एलीट क्लास जो थी उस जमाने की इंडियन सबकॉन्टिनेंट की, उनको ही चूज किया और उनको ही वाइसरॉय की काउंसिल का हिस्सा बनाया। अब मुसलमानों के हालात तो बिगड़ गए, ना ट्रेड में कोई फायदा, ना एजुकेशन में आगे बढ़ रहे थे, ऊपर से सारा जो जिम्मेदारी थी और सारा जो मलबा था वो मुसलमानों पर डाल दिया गया था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। अब ऑब्वियसली दे हैड टू बी समवन जो मुसलमानों के लिए कुछ करे। देन केम इन लाइट सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान वो इंसान थे जिन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया। इन्होंने वो स्टेप लिया पहला जिस पे बेस करके बाद में पाकिस्तान भी बनाया गया। So yes, he laid the foundation on which later politicians built the state of Pakistan. Later politicians में obviously मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान और भी ऐसे मेजर नाम हैं और ऐसे मशहूर नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनने में बहुत अहम किरदार अदा किया। लेकिन इन लोगों को जो एक फाउंडेशन दी वो सर सैयद अहमद खान ने दी। His vision, what was his vision? अब सर सैयद अहमद खान जो कि मुसलमानों की हालात देख रहे थे बड़े सगीर में, उन्होंने ये नोट किया कि जो बात मैंने भी आपको बताई, उन्होंने देखा कि मुसलमान तालीम में पीछे हैं, मुसलमानों को गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं उन पे सीट्स नहीं मिल रही। अब आगे बेहतरी के लिए होना ये चाहिए था कि मुसलमान एजुकेशन हासिल करें और उसके बाद इलेक्ट हों उन सीट्स पे। हाउएवर मुसलमानों ने तो बायकॉट किया हुआ था, तो सर सैयद ने ये जिम्मेदारी उठाई और ये उन्होंने काम किया कि उन्होंने ब्रिटिशर्स की नज़र में मुसलमानों की इमेज बेहतर की। दैट्स व्हाट वी टॉक अबाउट, इमेज ऑफ मुस्लिम्स। और उन्होंने मुसलमानों को इस बात पे आमादा किया, ही कन्विंस्ड देम कि वो लोग एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे सो दैट दे कैन कन्वेयर देयर थिंग्स टू द गवर्नमेंट इन अ बेटर वे, ताकि वो गवर्नमेंट तक, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब है, उस तक अपनी बात बेहतर तरीके से पहुंचा सकें। देन एजुकेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस, उन्होंने मुसलमानों को इस बात का भी एहसास दिलाया कि जब तक वो तालीम हासिल नहीं करेंगे, जब तक वो अपने आप को बेहतर नहीं बनाएंगे, तब तक वो बेहतरी की तरफ प्रोग्रेस, तरक्की नहीं कर सकेंगे। सो यस, दिस वाज द मैन जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली भी, पूरी भी की। अब जब उन्होंने एजुकेशन और उसकी इंपॉर्टेंस की बात की तो उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी भी सेटअप की। He tried to establish friendly relations between Muslims and British. उन्होंने अपनी हद मुमकिन कोशिश की कि मुसलमानों और ब्रिटिशर्स के दरमियान अच्छे रिलेशंस जो हैं वो डेवलप हो जाएं। 1875, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के लिए, 1875 में ही सेट अप एन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल इन अलीगढ़। अलीगढ़ में उन्होंने एंग्लो ओरिएंटल स्कूल कायम किया। इस स्कूल को लेटर ऑन कॉलेज में और फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया और ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 1920 में बनी। साथ साथ उन्होंने मदारिस भी खोले, उसके बाद उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी भी सेटअप की। तो उन्होंने मुसलमानों को हर तरह से अपलिफ्ट करने की पूरी कोशिश की और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे इकदाम भी किए। अब
ओरिजिनली सर सैयद अहमद खान का ये मानना था कि द पीपल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो बड़े सगीर के लोग हैं, बेशक हिंदू हो मुसलमान हो, उनको एक स्टेट में रहना चाहिए। वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के हक में थे। हाउएवर उन 1857 की वॉर के बाद उनको ये रियलाइज हुआ कि नहीं, दिस इज नॉट व्हाट इज हैपनिंग। हिंदू अपने मकासद में काम कर रहे हैं, सो देयर इज अ नीड फॉर मुस्लिम्स कि वो लोग अपनी अलग स्टेट में रहें, उनको अपना अलग एक इंडिपेंडेंट स्टेट दी जाए टू प्रोग्रेस एंड टू लिव। सो सेपरेट स्टेट्स फॉर मुस्लिम्स एंड हिंदूज वाज द बेसिक आइडिया जो उन्होंने शुरू किया, और उन्होंने इस बात को कहना शुरू किया और लोगों को इस बात के लिए कन्विंस करना शुरू किया कि मुसलमान और हिंदू ये दो सेपरेट स्टेट्स में रह सकते हैं, एक स्टेट में नहीं। प्रोग्रेस इन द सब कॉन्टिनेंट। अब जहां इतना कुछ हो रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई बड़े सगीर में, मुसलमानों की जो इमेज है वो भी खराब हो गई, जो पोजीशन है वो भी खराब हो गई। कहाँ मुसलमान मुस्लिम रूल में इतना हाई अपना देख रहे थे कि सारी हुकूमत मुसलमानों की थी, इस्लाम फैल रहा था, मुस्लिम एम्पायर फैल रही थी, और कहाँ एकदम से दे वर थ्रोन इनटू डीप डाउन ट्रेंच, जहाँ पे उनको रोशनी नजर नहीं आ रही थी। उनको ना तालीम मुयसर थी, ना बेहतर जिंदगी मुयसर थी, ऊपर से जो गवर्नमेंट थी उनकी नज़र में भी उनकी इमेज अच्छी नहीं थी। देन देयर वाज अ लाइट फ्रॉम द साइड, जब सर सैयद अहमद खान आए, उन्होंने मुसलमानों को और ब्रिटिशर्स को, उनके दरमियान जो गैप है वो ख़त्म करने की कोशिश की। ऑन द अदर हैंड, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल लिया ऑन द सब कॉन्टिनेंट, उन्होंने कुछ बेहतरी के भी इकदाम किए इन द सब कॉन्टिनेंट। अब वो किन फील्ड्स में किए, लेट्स टेक अ लुक। 1860 टू 1890, इसको हम कंसिडर करते हैं द प्रोग्रेस ईयर्स फॉर द सब कॉन्टिनेंट। ग्रेट कंस्ट्रक्शन, इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन वाइज इंडिया को बेहतर बनाना शुरू किया। रोड्स, रेलवेज, कनाल्स, इरिगेशन सिस्टम, ये वो सारी चीजें थी जो उन्होंने प्रॉपर सेटअप की और इनका एक प्लान डिवाइस किया और इनको बनवाया। नाउ दिस इज अ प्रोग्रेस इन द सब कॉन्टिनेंट। हाउएवर उन्होंने ये करवाया इसलिए क्योंकि ये चीजें जब बेहतर होंगी तो ट्रांसपोर्टेशन वुड बी बेटर, और अगर ट्रांसपोर्टेशन बेटर होगी तो सब कॉन्टिनेंट से अपने मुल्क में उनके लिए ले जाने के लिए जो चीजें हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं, वो आसानी हो जाएगी। अब इन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन एडिशंस के बाद इट अलाउड फूड टू बी ग्रोन एंड ट्रांसपोर्टेड, तो ज्यादा रॉ मटेरियल्स, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है तो एग्रीकल्चरल बेस्ड था, तो एग्रीकल्चर ज्यादा होता था, ज्यादा क्रॉप्स ग्रो करना शुरू की, तो जो फूड है वो एक्स्ट्रा ग्रो किया जब, तो वो फिर इजीली इन रोड्स और इन कंस्ट्रक्शन इंप्रूवमेंट्स के बाद बेहतर ट्रांसपोर्टेशन की गई। सोशल एंड पॉलिटिकल एडवांसेस, सोशली और पॉलिटिकली भी इंप्रूव किए। सोशली ऑब्वियसली लोगों ने मिलना शुरू किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस को अलाउ किया कि वो गवर्नमेंट जॉब्स पे वापस अप्लाई कर सकें। एजुकेशन वाइज उन्होंने स्कूल्स वगैरह सेटअप किए। मोर इंडियन वर गिवन गवर्नमेंट जॉब्स, सो जब बेहतर एजुकेशन, बेहतर कंपटीशन, सो दे वर गिवन बेटर जॉब्स। 1885 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको आज हम एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जानते हैं, जो इंडियंस को रिप्रेजेंट करती थी इनिशियली ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और लेटर ये एक हिंदू पार्टी में कन्वर्ट हो गई थी। जब ये फाउंड की गई 1885 में, तो तब ये एक डिस्कशन ग्रुप था। ये कुछ ऐसे चंद लोगों का ग्रुप था जो लोग गवर्नमेंट तक जो है वो एक डिस्कशन करके बात पहुंचा देते थे। आहिस्ता आहिस्ता इसने ऑर्गेनाइजेशन का रूप लिया, फिर दिस बिकेम द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो दिस इज वेयर इट स्टार्टेड ऑफ। सो अगर देखा जाए तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए ये एक बेहतर स्टेप था। मूविंग ऑन, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 1892 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट पास किया गया। इस एक्ट के अकॉर्डिंगली द इंडियंस वर अलाउड टू बी इलेक्टेड रादर देन नॉमिनेटेड। अब वॉइसरॉय काउंसिल का और लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा तो इंडियंस को उन्होंने पहले ही इजाजत दे दी थी जब इन्होंने 1861 में एक्ट पास किया था, लेकिन तब ब्रिटिश अथॉरिटीज ने अपनी पावर नहीं छोड़ी थी और सिर्फ वही चूज करते थे कि कौन सा बंदा नॉमिनेट किया जाएगा उस सीट के लिए। इस एक्ट के बाद उन्होंने इलेक्ट होने का राइट दे दिया, मतलब लोग वोट करेंगे और वो खुद अपना मेंबर चूज करेंगे फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल। मुस्लिम्स वर गिवन सेपरेट इलेक्टोरल रोल्स, मुस्लिम्स और हिंदूज को सेपरेट इलेक्टोरल रोल्स दे दिए गए। अब सेपरेट इलेक्टोरल रोल्स का क्या मतलब है? वो ये मतलब है कि अगर मुसलमानों ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करना है तो वो रिप्रेजेंटेटिव वो खुद वोट दे के चूज करेंगे, और जो हिंदू हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज करेंगे अपनी वोटिंग के अकॉर्डिंगली। सो दे वर सेपरेटली इलेक्टेड एंड दे वर गिवन द राइट टू बी इलेक्टेड।
ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी एट दैट टाइम. सो नाउ आई एम गोना कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.